नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाई यूवी सर पे स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, जो पिछली क्लास हमने कराई थी, उसमें हमने वर्णमाला और भाषा के बारे में आपको बता दिया था। वर्णमाला से हमने बोला था कि जो स्वरों का वर्गीकरण होता है, वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। उसमें मैंने थोड़ा आपको बेसिक बताया था केवल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्वरों का वर्गीकरण से। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग आप लगाइए, स्वरों का वर्गीकरण। मैं आपसे बोलता हूं कि आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिससे कि आप अपना साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम लगाते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं वो परंपरागत रूप से 13, अगर मूल रूप से देखा जाए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तो 10 होते हैं। उच्चारण एवं लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो 11 होते हैं। अगर आपसे नॉर्मली पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो कितनी बताओगे आप? 11 होती है। मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। देखिए, अ, आ, ई और ए, ओ, ऊ, एक होता है आपका रे, फिर ए और ओ, औ। अगर आपसे पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो कितनी होती है? 11 होती है। अगर आपसे पूछता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो हम इसको यहाँ पे रे को नहीं मानते हैं। अगर आपसे पूछता है कि परंपरागत रूप से, तो अंग और है जो होती है, अनुस्वार और विसर्ग जिसे बोलते हैं, वो जोड़ दिए जाते हैं। तो कितनी हो जाती है टोटल? 13 हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब आप हेडिंग लगाइए स्वरों का वर्गीकरण। इसमें जो सबसे पहले होती है वो होगी आपकी उत्पत्ति के आधार पे। कौन सी होगी? उत्पत्ति, या आप बोल सकते हो वर्णों के मेल के आधार पे। वर्णों के मेल के आधार पे। देखिए, उत्पत्ति और वर्गों के मेल के आधार का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसकी उत्पत्ति होती है। कहीं ना कहीं से तो उसकी उत्पत्ति हुई होगी, उसी के बाद तो आया होगा। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्वरों की, तो स्वरों की जो उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले कौन से स्वर थे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे जो स्वर होते हैं उसको हम बांटते हैं 3 भागों में। आपसे अगर पूछता है कि कितने भागों में बांटा गया है, तो नॉर्मली जो होता है वो ह्रस्व और दीर्घ आपने सुना होगा, मूल और दीर्घ सुना होगा। लेकिन हम यहाँ पे जो बांटेंगे वो इसको अलग अलग करके बांटेंगे। तो सबसे पहला जो होगा आपका मूल स्वर, और दूसरा हम बांटेंगे संधि स्वर में। कौन से में? संधि स्वर। अब देखिए, मूल, मूल का मतलब होता है जड़। जब स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन से वर्ण होंगे? जब मूल की बात की जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मूल भाषा संस्कृत। बात कहाँ की हो रही है? मूल भाषा की। तो जो मूल स्वर थे आपके, तो जो सबसे पहले थे वो थे आपके छोटा अ, छोटी ए और ओ, और एक आपका रे। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद सबसे पहले मूल स्वर हो गए। अब जैसे देखिए, कोई विद्वान हुआ तो उसने क्या सोचा कि हमारे पास जब 4 चीज़ें हैं तो क्यों ना हम इसको और आगे कुछ बनाना चाहें, इसको और बढ़ाना चाहें। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से उठाया किसको? अ को, और यहाँ से ए, ओ और रे, चारों को उठाएंगे और इनको देखो कैसे जोड़ेंगे। तो संधि स्वर को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले एक हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब देखिए कि जब कोई विद्वान हुआ तो उसने क्या कहा, यहाँ से आपको उठाया छोटे अ को। जब उसने सोचा कि अगर हम छोटे अ को और छोटे अ से ही मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? जैसे आप बोलिए अ, अ 2 बार निकल रहा है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा आ निकलेगा आपका? बड़ा आ।
ऐसे ही देखिए हम उठाएंगे छोटी ई को, तो जब हमने ई को इससे मिलाया तो आपका क्या बना, बड़ी ई। ऐसे यहाँ पे देखिए उ को उठाइए, जब उ को और उसे मिलाया तो आपका बना कौन सा, बड़ा ऊ। अब देखिए यहाँ पे 4 मूल स्वर थे आपके पास, लेकिन जो रे होता है, रे का प्रयोग केवल दीर्घ का संस्कृत में किया जाता है, न का हिंदी में। किस में किया जाता है, संस्कृत में। जब आप देखिए रे को हम जब रे से लगाते हैं तो ये जो दोनों रे होती हैं इनको मिलके बन जाती है एक बड़ी रे, इसे ऐसे जोड़ देते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं किया, सॉरी हिंदी में नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग जो होता है वो संस्कृत में होता है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए आपको अ या आ मिलाया, बड़ा अ, ए या ई मिली, बड़ी ई, ओ या ओ मिला, बड़ा ऊ, और यहीं से आपकी निकलती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। जब आप संधि पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो दीर्घ स्वर संधि निकली थी वो कहाँ से निकली थी। तो दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती है, सजातीय स्वर जो समान स्वर हैं वो मिलाए जाएं तो वो अपने दीर्घ में बदल जाते हैं, ये आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। डिटेल में हम आपको जब संधि कराएंगे उसके बाद आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 ये हमारे पास थे, 3 यहाँ से हो गए, कितने टोटल हो गए, 7 हो गए। अब बात आती है संयुक्त स्वर की। तो देखिए यहाँ पे पहले हमने किसको मिलाया था, अ से अ को, समान स्वरों को ही तो मिलाया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे असमान को मिला के एक बार देखेंगे। जब हम असमान को मिलाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, जब कोई 2 पार्टी हैं तो एक पार्टी मेरी है, एक पार्टी आपकी, मान लीजिए 2 पार्टी हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी पार्टी का नाम रख लीजिए, आप बोलोगे कि मेरी पार्टी का नाम रख लीजिए। लेकिन जब हम दोनों लोग सहमत नहीं हैं तो उस पार्टी का क्या करेंगे, कोई तीसरा ही नाम रखेंगे। तो वही आप यहाँ पे समझोगे। देखिए जब अ को आप मिलाइए किससे, छोटी ए से, तो देखिए आप जब आवाज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अ ए, अ ए, ऐसे ही बोलोगे ना, अ ए। जब अ ए बोलोगे तो आपकी कौन सी मात्रा निकलेगी, छोटी ए की ऐसी आवाज निकल रही है, तो यहाँ से आपकी क्या निकल आएगी, छोटी ए निकल आएगी। वैसे यहाँ पे देखिए जब अ को हम किससे मिलाएंगे, छोटे ऊ से मिलाएंगे, तो यहाँ से देखिए अ ओ, अ ओ, तो मात्रा कैसी निकल रही है, ओ जैसी। तो अ ए से क्या बन जाएगा, छोटा ओ। और ये पहचान होती है आपकी गुण स्वर संधि की। जो आपकी गुण स्वर संधि है वो यहीं से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अ या आ का मेल ए या ई से होता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अ या आ का मेल ओ या उ से होता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो ये यहाँ से निकलती है आपकी गुण स्वर संधि की पहचान। ऐसे ही देखिए अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, 4 यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए 7, और 2 यहाँ से हो गए, कितने हो गए 9। हमें चाहिए कितने, 11। तो अब देखिए हमने असमान भी मिला दिया, समान भी मिला दिया। जो हमारे पास संयुक्त रूप से 2 निकले हैं, ए और ओ, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं अ का मेल हम करते हैं छोटी ए से। देखिए यहाँ से कौन सा निकल आएगा, बड़ी है। और ऐसे यहाँ पे देखिए जब हम अ का मेल करेंगे किससे, छोटे ओ से, तो यहाँ से कौन सा निकलेगा आपका, बड़ा ओ। और ये जो पहचान होती है ये होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि की। फिर से सुनिए कि जब हम अ या आ का मेल ए या ओ से करते हैं, फिर से सुनिए, अ या आ का मेल जब हम ए और ओ से करते हैं तो वो अपने दीर्घ में बदल जाता है, ए का अ हो जाता है और अ का अ हो जाता है। तो यहाँ से ही आपकी कौन सी निकलती है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनिए। आपसे पूछेगा मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, 4। आपसे पूछेगा संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वर कौन से हैं आपके, 4। कौन कौन से हैं, ए ओ औ। एक बार फिर से सुनिए कि जो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है वो होती है 4, ए ओ औ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि जो संयुक्त स्वर हैं वो कौन से होते हैं।
तो ए आई और ओ औ संयुक्त स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछता है, देखिए क्वेश्चन कितने बनेंगे यहाँ से। अगर आपसे पूछता है कि संधि के अनुसार या संधि स्वर के अनुसार दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए दीर्घ स्वरों की संख्या केवल 3 होती है। आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाएगा। अगर आपसे नॉर्मली पूछता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, फिर आपको 3 ये 4 ये टोटल जोड़ के बताना होगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? आप लोग लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आपने नोट्स कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो किसके आधार पे था? उत्पत्ति के आधार पे था। अब हम आगे करेंगे उच्चारण या मात्रा के आधार पे। उच्चारण या मात्रा के आधार पे। देखिए उच्चारण या मात्रा के आधार पे जब हम कोई स्वर बोल रहे होते हैं तो हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है वो कम निकल रही है या ज़्यादा निकल रही है, कैसी निकल रही है, वो आपका होता है क्या? उच्चारण या मात्रा के आधार पे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मात्रा होती है वो हमेशा स्वरों की होती है, न कि व्यंजनों की। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा गया है यूपीएसआई में कि मात्रा किसकी होती है, तो मात्रा हमेशा स्वरों की होती है, मात्रा व्यंजन की नहीं होती। तो देखिए उच्चारण व मात्रा के आधार पे हम देखेंगे तो इसको हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। सबसे जो पहला होगा वो होगा आपका हिरस्व, हिरस्व स्वर। दूसरा आपका होगा दीर्घ स्वर, और जो तीसरा होगा वो होगा आपका विलुप्त स्वर। फिर से सुनिए, उच्चारण या मात्रा के आधार पे हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले को जो करेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। अब देखिए जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो मूल स्वर होते हैं, फिर से सुनिए, जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही आपके मूल स्वर होते हैं, और मूल स्वर ही कैसे होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और विलुप्त में आपको अभी समझाऊंगा। देखिए कि यहाँ पे देखिए जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जिन स्वरों को बोलने के लिए कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, जिन स्वरों के या जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और जिन स्वरों के ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर से दोगुना और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे कहा जाता का विलुप्त स्वर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है ह्रस्व स्वर की मात्रा कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। दीर्घ स्वर की मात्रा कितनी होती है? 2 होती हैं। और जो विलुप्त स्वर होता है इसकी मात्रा हमेशा कितनी होती है? 3, क्योंकि इसका जो साइन होता है वो आपका 3 की तरह ही होता है। तो ये चीज़ आप समझिए पहले कि ह्रस्व स्वर एक मात्रा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोलेंगे एक मात्रिक स्वर। इसे हम किस नाम से और जान सकते हैं? एक मात्रिक स्वर। इसे हम जान सकते हैं द्विमात्रक स्वर, द्विमात्रक स्वर, और विलुप्त स्वर को जानते हैं हम त्रिमात्रिक स्वर। किस नाम से जानते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। अब देखिए जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, वही आपके होते हैं चारों। तो कौन कौन से थे आपके? छोटा अ, छोटी ए, छोटा ऊ, और क्या था? रे। एक बार फिर से सुनिए, जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो आपके छोटा अ, छोटी ई, ऊ और रे, इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है, इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है जिसे लघु स्वर कहते हैं। और जो दीर्घ होते हैं वो आपके होते हैं दीर्घ स्वर, या बोल सकते हो गुरु स्वर। और इसी का दूसरा नाम क्या है? द्विमात्रिक स्वर। तो देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर आपके देखिए इसी का क्या था? एक आपका बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी,
बड़ा ऊ हो जाएगा, और आपका ए ऐ, और ए क्या हो जाएगा आपका ओ और औ। एक बार मैं डेफिनेशन फिर बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं इसकी एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती है, त्रिपुट स्वर की 3 मात्रा होती हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ह्रस्व स्वर में जिसमें कम समय लगे वो क्या है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे वो क्या है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर से 2 गुना, ह्रस्व से 3 गुना समय लगे उसे बोला जाता है विलुप्त स्वर। तो आपको देखिए यहाँ पे आपके कितने हो गए 4, और यहाँ से ये कितने हो गए 7। अब बात आती है कि सर 4 तो यहाँ पे हो गए, 7 यहाँ पे हो गए, 11 के टोटल कितने हो गए 11। तो फिर विलुप्त स्वर में क्या बची। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो विलुप्त स्वर होता है, विलुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने में, किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने में, या आप बोल सकते हो जो नाटक होते हैं, जो संवाद होता है, उसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है तो कौन से वर्ण का होता है, तो वो होता है विलुप्त स्वर का। मैं अगर किसी को दूर से बुला रहा हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, तो मैं उसको बुला रहा हूँ, जैसे मैंने बोला राम, तो राम, जब मैंने रा के बाद जो मैंने ध्वनि खींची, अपने सांस को आगे खींचा, तो उसी में क्या होगा कि जैसे देखिए रा मैंने बोल दिया, फिर उसके बाद म बोला मैंने काफ़ी टाइम बाद म, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप दूर से बुलाओगे तो आप राम तो किसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे, ऐसे जहाँ पे आप बोलते हैं जाप करते हैं ओम, तो जब हम ओ करते हैं तो उसके बीच में मक ओ और म के बीच में जो भी अंतर आता है उसी को कहा जाता है क्या विलुप्त स्वर। उसका साइन जो होता है, देखिए मैं बोलता हूँ ओम, तो मैंने लिखा ओ म, तो आपसे पूछेगा कि ओम में कौन सी ध्वनि है या कौन सा स्वर है, तो ये वाला जो होता है ये होता है विलुप्त स्वर। राम में देखिए ये वाले जो साइन हैं ये होते हैं किसके विलुप्त स्वर की। जब कोई नाटक का संवाद होता है तो हमेशा उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, विलुप्त स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। इतना आप चीज़ समझिए। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि सर विलुप्त स्वरों की, देखिए बहुत गौर से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी, ना बुक्स में आपको कहीं लिखा मिलेगा कि विलुप्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो विलुप्त स्वर होते हैं, जो विलुप्त स्वर होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो होती है 8। फिर से सुनिए, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7, विलुप्त स्वरों की संख्या 8। अब बात आती है कि सर 8 होते कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ आप देखिए कि एक तो आपका होता है छोटा वाला अ ह्रस्व, बाकी बाद जितने भी आपके दीर्घ हैं, जितने भी आपके क्या हैं दीर्घ स्वर हैं, ये टोटल आ जाते हैं किसमें विलुप्त स्वर में। एक आपको यहाँ से हो गया और 7 आपके यहाँ से हो गए, टोटल कितने हो गए 8। अब आप बोलोगे कि सर ये बताइए कि अगर यहाँ पे केवल अ को ही क्यों ले आए, ए या ऊ को क्यों नहीं लिया है। सुनिए फिर से, आप सोचोगे कि यहाँ पे ह्रस्व स्वर तो 4 थे लेकिन आपने अ को ही क्यों लिया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अ होता है, आप जैसे बोलोगे राम म, तो आप जब म कर रहे हो तो आपके कंपन हो रहा है, तो वो कंपन रुकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हो जाता है क्या विलुप्त स्वर हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला ए, आप बोलोगे ए को क्यों नहीं लिया सर, छोटे ओ को क्यों नहीं लिया। तो देखिए आप किसी को अगर ए या ऊ का प्रयोग करते हो तो वो क्या होगा कि ध्वनि अचानक से एकदम दब जाएगी, दब जाएगी। जैसे बोल रहा हूँ मैं हरी, रे पे दब गई। अगर मैं बोलूँगा हरी, हरी बोलूँगा, क्योंकि उसके विलुप्त का ही मतलब क्या है उछालना, विलुप्त का मतलब ही क्या है इसका शाब्दिक अर्थ ही उछालना है। तो जब आप हरी बोलोगे तो वहाँ मात्रा कौन सी हो जाएगी, बड़ी ई की हो जाएगी, न कि छोटी ई की रहेगी। ये चीज़ आपको समझ में आई कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं इसमें केवल जो प्लुप्त स्वर में प्रयोग किया जाता है वो छोटे अ का किया जाता है, क्योंकि छोटा अ एक उदासीन होता है, ये रुकता नहीं है। लेकिन जब ए और ऊ आप लोगे तो इन दोनों की जो आप बोलोगे, अगर उसका प्लुप्त स्वर बनाओगे तो उसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी, न कि ह्रस्व रहेगी। तो इस वजह से केवल हम किसको लेते हैं,
छोटे अ को लेते हैं और टोटल आपके दीर्घ को लेते हैं। एक बार फिर से सुनिए, दोबारा से बता देता हूँ। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आपसे पूछे प्लिप्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। प्लिप्त स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो नाटक संवाद में किया जाता है, किसी को दूर से बुलाने में किया जाता है। बच्चा जब रोता है तो उसके जो रोता है या चिल्लाता है तो उसमें जो आवाज़ निकलती है वो प्लिप्त स्वर ही होता है। ठीक है, वहाँ पे जो ध्वनि होती है वो प्लिप्त स्वर की ध्वनि होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या था, उच्चारण मात्रा के आधार पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे पे। यहाँ पे हम बात केवल स्वरों की कर रहे हैं, अभी स्वरों के वर्गीकरण की कर रहे हैं। पहला मैंने आपको बता दिया है उत्पत्ति या वर्णों के मेल के आधार पे। दूसरा आपका बता दिया उच्चारण या मात्रा के आधार पे। जो तीसरा होता है आपका, वो होता है जीभ के भाग के जीभ के भाग के आधार पर। जीभ के भाग के आधार पर, यानी जो हमारी जीभ है वो किस प्रकार काम करती है, वो हम किस में देखेंगे, जीभ के भाग के आधार पे। तो देखिए, ये हमारी, मान लीजिए हमारी जीभ है। अब ये मत बोलना सर कि ऐसी कैसी जीभ बना दी। ठीक है, ये हमारी जीभ है। तो जब हम देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है, एक आगे वाला पार्ट है, ये वाला क्या होगा, पीछे वाला हिस्सा होगा। जो ये वाला होता है इसे बोलते हैं मध्य। देखिए जीभ का ये होता है अग्रभाग। ये वाला जो होगा ये आपका कौन सा होगा, मध्य भाग। और ये वाला जो होगा ये होगा आपका पश्च भाग। जब हम कोई किसी स्वर का उच्चारण कर रहे होते हैं, जब हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे होते हैं, तो हमारे अगर जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करता है, हमारी जीभ का आगे वाला अगर हिस्सा काम करेगा तो वो कौन सा होगा, आपका अग्रस्वर होगा। अगर यहाँ पे ये बीच वाला जो पार्ट है, अगर ये काम करेगा तो कौन सा होगा, आपका मध्य होगा, यानी बीच वाला। अगर पीछे वाला हिस्सा काम करता है तो ये कौन सा होगा, पश्च स्वर। फिर से सुनिए, आगे वाला भाग काम करेगा अग्रस्वर, बीच का काम करेगा मध्य स्वर, पीछे वाला काम करेगा तो हो जाएगा आपका पश्च स्वर। तो जीभ के भाग के आधार पे हम कितने भागों में इसको बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भाई, 3 भागों में। तो देखिए, जो आगे वाला भाग काम करेगा उसे क्या कहा जाएगा, अग्रस्वर। अग्रस्वर। बीच वाले को क्या कहा जाएगा, मध्य स्वर। और जो पीछे वाला हिस्सा काम करेगा उसे कहा जाएगा पश्च स्वर। इसे कहा जाएगा पश्च स्वर। अब देखिए, अब सब बच्चों को कन्फ्यूज रहता है कि सर ये याद कैसे होंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि आपको याद कैसे रखने हैं। आप इतना देखिए, अग्र स्वर में कौन सा काम करेगा, आगे वाला पार्ट, भाग, जीभ के भाग का आगे वाला हिस्सा। मध्य में करेगा जीभ के बीच वाला हिस्सा, और जो पश्च में करेगा पीछे वाले भाग, जीभ के पीछे वाला भाग। तो देखिए कि सबसे पहले हम देखेंगे मध्य वाले को। जो मध्य वाला हिस्सा, जीभ के मध्य का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो वहां से जो उच्चारित होता है वो होता है आपका छोटा अ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, छोटा अ। देखिए, याद करने का भी तरीका आप यहीं से देखिए, छोटा अ लिख देंगे। अब एक चीज देखिए कि जो पश्च स्वर है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो देखिए 3, केवल आप ये देखिए, अब जो 3 जैसे ऐसा जो 3 का अंक है वो कौन कौन से वर्ण में बनेगा, कौन कौन से स्वर में बनेगा। तो हम बोलेंगे एक तो आपका किस में बनेगा, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप बोल के देखोगे ना तो देखना कि कौन सा भाग काम कर रहा है, लेकिन आप याद कैसे करोगे कि मध्य स्वर को रख लो बीच में अ, उसके बाद पश्च स्वर कितने पे आता है, 3 पे। और जिसमें अंक में या जिसको हम शब्द बना रहे हैं या जो हम वर्ण बना रहे हैं स्वर, तो उसमें देखो 3 किस में आता है, तो बड़े आ में आपका आता है। ऐसे देखिए ऊ के लिए देखो हम 3 जैसे शब्द बनाते हैं, ऐसे ही देखो हम ऊ में बनाएंगे 3 जैसा अंक, और ऐसे ही देखिए किस में बनाएंगे, ओ में,
ऐसे ही देखिए हम इसमें बनाएंगे बड़े अ में। फिर से एक बात सुनिए, जो जीभ के पीछे वाला हिस्सा काम करे उसे पश्च स्वर, आगे का काम करे उसे अग्र स्वर, और जहाँ पे बीच वाला काम करे उसे मध्य स्वर कहते हैं। अब हमने मध्य स्वर को रख लिया बीच में अ आपका कैसा होता है? मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर मैंने आपको बताया है कि तीसरे नंबर पे आता है, देखिए तीसरे पे आ रहा है। तो जिस भी वर्ण में 3 जैसा अंक बनेगा वो कैसा हो जाएगा? आपका पश्च स्वर हो जाएगा। अब देखिए अग्र स्वर में कौन कौन से बचे आपकी? आपकी यहाँ से बची छोटी ई, बड़ी ई, और एक बचा आपको, 2 बचे ओ और ऊ। ये चीज़ समझ में आई आपको? अग्र स्वर में ए ओ ऊ। मध्य स्वर आपका होता है अ। पश्च स्वर होता है बड़ा आ ओ ऊ। सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए ए और आपका होता है ए और ए, क्योंकि पश्च स्वर में हम ऊ औ को लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द बनता है, एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि जो अ होता है, अ जो होता है पूरी वर्णमाला में केवल अ एक ऐसा वर्ण है जो केंद्रीय स्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। जो केंद्रीय स्वर होता है, केंद्रीय स्वर किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय स्वर नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए सबसे पहले अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं आपके? ए ई ए। मध्य स्वर कौन सा होता है आपका? छोटा अ। पश्च स्वर कौन सा होता है? बड़ा अ उ और ओ औ। केंद्रीय स्वर कौन सा होता है? तो होता है आपका अ। ये चीज़ उम्मीद करते हैं आपको सभी लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम चलते हैं आपके अगले पे। अब देखिए जो आपका तीसरा हो गया, अब देखिए चौथा। चौथा देखिए, इसे हम बोलेंगे ओष्ठा, ओष्ठा, ओष्ठाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे। देखिए ओष्ठाकृति किसे कहते हैं? तो यहां से देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, आगे लिखा है क्या? ओष्ठ प्लस आकृति, प्लस आकृति, यानी ओठों की आकृति के आधार पे। यहां से हम कैसे बोलेंगे? ओठों की आकृति के आधार पे। ओठों की आकृति का मतलब है कि जब हम कोई वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारे मुख जो ओठ होते हैं वो कैसे होंगे? व्रत बनाएंगे या व्रत नहीं बनाएंगे? तो यही चीज़ हम इसमें देखेंगे। देखिए जब हम इसको देखेंगे तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। जो पहला होता है आपका वो होता है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार। देखो वृत्ताकार से ही आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि एक हो गया वृत्त और दूसरा क्या है? आकार। उसी से मिलके बना है क्या? वृत्ताकार। यानी वृत्त के समान आकार, यानी जो हमारे ओठ होंगे वो एक वृत्त के समान होंगे तो कैसे कहलाएंगे? वृत्ताकार। अगर जो ओठ हमारे वृत्ताकार न होके फैले हुए होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अवृत्ताकार। अब माने नहीं, वृत्त माने आपको पता ही है गोलाकार होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि इसी को हम दूसरे नाम से और जानते हैं। एक आपको होता है अवृत्ताकार, दूसरा होता है वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब होता है वृत्त की आकृति। अवृत्ताकार अमाने नहीं, तो ये वृत्त की आकृति नहीं हो। तो इसी को हम दूसरे नाम से जो जानते हैं, जब हमारे ओठ वृत्ताकार होंगे या अवृत्ताकार होंगे तो इसी को हम कहते हैं दूसरे नाम से अवृतमुखी। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अवृतमुखी या व्रतमुखी कौन से होते हैं। तो ओठों की स्थिति के आधार पे हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होता है अवृत्ताकार या अवृतमुखी, दूसरा होता है वृत्ताकार या आप बोल सकते हो इसे व्रतमुखी। व्रतमुखी, ठीक है। फिर से सुनिए, जिसमें हमारे ओठ गोलाकार हो जाएं उसे कहते हैं व्रतमुखी। जिसमें ओठ गोलाकार न होकर फैले हुए रहें उसे कहा जाता है अव्रतमुखी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको अधिकांश यही मिलेगा
अवृतमुखी, वृतमुखी। लेकिन एक इसमें और होता है जिसे हम बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। जब आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एक तो होता है अवृतमुखी, दूसरा होता है वृत्ताकार या वृत्तमुखी, जो एक और होता है उदासीन, तीसरा होता है उदासीन जिसमें केवल आपका अ होता है। देखिए जिसमें हमारे ओठ वृत्ताकार हो जाएं तो कौन सा है आपके यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जिसमें ओठ कैसे हो जाएं? वृत्ताकार। देखिए बोल के देखिए, उ ऊ। जब हम उ ऊ ओ आओ बोलते हैं तो हमारे ओठ कैसे हो जाते हैं? एक वृत्त का रूप ले लेते हैं। तो जो हमारे वृत्त का रूप ले लेते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी। जो फैले हुए रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके अवृतमुखी। तो जो वृत्तमुखी में आपके आएंगे ओ और ऊ, एक आ जाएगा आपका ओ और औ। वृत्तमुखी में कौन कौन से आएंगे आपके? ये चार होते हैं, जिसमें ओठ एक वृत्त का रूप लेते हैं, वृत्ताकार रहते हैं। और ये होता है जो अवृतमुखी, इसमें ओठ हमारे कैसे रहेंगे? फैले हुए रहेंगे। और मैंने आपको बताया है कि जो उदासीन होता है, उदासीन होता है छोटा अ, जिसमें ना तो ओठ वृत्ताकार होते हैं ना ही हमारे ओठ एक फैले हुए रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं देखो अ, तो हम अपने ओठों को हिलाएंगे भी नहीं और अ बोल देंगे, तो ये कैसा है? उदासीन। और वृत्तमुखी कैसा है? ओ ऊ ओ औ, जिसमें ओठ कैसे हो जाएं? वृत्ताकार हो जाएं। अब देखिए जो जितने भी आपके बचे अब वो सब किस में हो जाएंगे? अवृतमुखी में। जैसे देखिए यहाँ से जो आपका बचा, एक आपका हो गया ए ई ए, तो एक आपका क्या है? रे। देखिए ओ और ऊ ओ औ वृत्ताकार, उदासीन आपका क्या हो गया? ए हो गया। अब देखिए आपका कौन सा बचा इसमें? आपका अ हो गया और एक आपका हो गया बड़ा आ। बड़ा आ भी आपका इसी में आ जाएगा। तो अव्रतमुखी फिर से सुनिए, जो अव्रतमुखी होते हैं जिसमें ओठ गोलाकार न होकर फैले हुए रहते हैं उसे अव्रतमुखी कहते हैं। जिसमें हमारे ओठ फैले हुए न रहकर एक गोलाकार हो जाते हैं उसे व्रतमुखी कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपका है, इसे आप बोलोगे मुख विमर, मुख विवर, या आप बोल सकते हो तालु की, तालु की स्थिति के आधार पे, तालु की स्थिति के आधार पर। एक बार फिर से सुनिए, मैंने आपको बता दिया उत्पत्ति के आधार पे, उच्चारण एवं मात्रा के आधार पे, तीसरा आप था जीव के भाग के आधार पे, चौथा आपका था जीव के भाग के आधार पे हो गया, चौथा जो आपका था वो था ओष्ठाकृति के आधार पे। अब ये आपका है चौथा, पांचवा है जो मुख विमर, या आप बोल सकते हो तालु की स्थिति के आधार पे। अब देखिए तालु की स्थिति के आधार पे क्या होते हैं? कि जो तालु की स्थिति के आधार पे होते हैं ये आपके होते हैं कितने? चार। एक बार फिर से सुनिए, मुख विवर या तालु की स्थिति के आधार पे हम चार भागों में बांटते हैं। जो सबसे पहला होता है, देखिए मैं लिखने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आराम से समझ में आएगा कि मैं किन चारों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको पता है जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, स्वर तंत्री कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो देखो सबसे पहले जो होती है यहाँ पे, एक होता है आपका कंठ, नीचे से हम गिन के चलेंगे कंठ। उसके बाद देखो आपने यहाँ पे देखा होगा एक ऐसे जो लटका होता है, इसे बोलते हैं काकल, इसको हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद जो आपका होता है यहाँ पे होता है आपका तालु। तालु का जो पार्ट होता है वो देखिए यहाँ तक होता है, तालु का जो पार्ट होगा वो यहाँ तक होगा। तालु के बाद यहाँ पे होता है मूर्धा। मूर्धा कहाँ होता है? जो हमारे दांत होते हैं जिसे जड़ बोला जाता है मसूड़ा, या बोलिए दंत मूल, दंत मूल जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है क्या? मूर्धा।
दंत मूल के जस्ट पीछे का भाग मूर्धा होता है। बाकी जो ये वाला पार्ट होता है ये पूरा तालु होता है। तालु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर तालु, एक होता है सरल तालु। तो कठोर तालु इस वाले पार्ट को कहा जाता है यहाँ पे, और जो तालु होता है, जो सरल तालु, वो यहाँ तक होता है। देखिए कंठ हो गया आपका, तालु हो गया, मूर्धा, उसके बाद आपका क्या आता है, दंत। यहाँ पे आपके दांत हैं तो दंत हो गया। उसके बाद आपके होते हैं ओठ यानी ओष्ठ। तो जो हम देखिए अब यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, तो मुख किस प्रकार खुलता है हमारा, किस प्रकार खुलता है, यहाँ बोल सकते हो कि तालु की स्थिति बोल रहे हैं हम। तो जो केवल हमें यहाँ पे मतलब किससे रखेंगे, तालु से रखेंगे। बाकी ये हम इनके उच्चारण स्थान बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम अभी देख रहे हैं वो केवल देखेंगे तालु की स्थिति क्या होती है। तो जो देखिए स्वरयंत्री होती है कंठ, सबसे पहले आपका कंठ होता है, उसके बाद आपका तालु होता है, फिर आपका मूर्धा होता है, ये वाला दंत होता है, और ये वाला क्या होता है, सबसे लास्ट में ओष्ठ होते हैं। तो हम केवल यहाँ पे बात करेंगे तालु की स्थिति के आधार पे। देखिए अब समझिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए। ये अधिकांश बच्चों को याद नहीं होते हैं, एग्जाम में हम भूल जाते हैं इसको, लेकिन मैं आपको देखो ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आप आराम से समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। किसी भी चीज़ को आप रट कर नहीं सीख सकते, जब तक आप उसके अच्छे से उसको बेसिक नहीं समझोगे तब तक चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको देखो कितने अच्छे से समझाता हूँ, समझिए। देखिए ये वाला जो पार्ट है मैंने मान लिया तालु है। क्या है ये, तालु। तालु मैंने आपको बता दिया है कि जो दांत होते हैं उसके जस्ट पीछे होता है मूर्धा, और मूर्धा के ऊपर का जितना भी जो पार्ट है वो सब तालु है। ठीक है, तो जो हम देखिए यहाँ पे है तालु, ये तालु है, मुख के ऊपर के भाग का बात कर रहा हूँ, क्या है, तालु है। तो अब यहाँ से देखिए कि जो हमारी जीभ है, जीभ आई हमारी यहाँ से, और यहाँ पे आके इसने रोक दिया। क्या किया, जीभ देखिए यहाँ से आई और यहाँ पे आके इसने क्या किया, ये हमारा मुख है। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसने रोक दिया। जब यहाँ पे रोका तो ये मुख क्या हो गया हमारा, बंद हो गया। तो इसे बोलेंगे हम बंद। क्या बोलेंगे, बंद हो गया मुख, या बोल सकते हो क्लोज। जब हमारा बंद हो गया मुख, क्या हुआ, बंद हो गया, तो इसी को बोला जाता है क्या, संवृत। जो हमारा क्लोज हो गया मुख। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। देखिए बंद, तो बंद को क्या बोला जाता है, संवृत बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए कि जैसे ये वाला जो तालु है, तालु है, हमारी जीभ ने क्या किया, जीभ यहाँ से आई और यहाँ पे लास्ट में रोक दिया आके, ये वाला पार्ट बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ओपन, आगे ओपन है लेकिन पीछे बंद है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, खुला। खुला बोल सकते हो या ओपन बोल सकते हो। तो जो खुला होता है इसी को क्या कहा जाता है, विव्रत। देखिए इसका ठीक अपोजिट होता है विलोम शब्द। संवृत का विलोम क्या होता है, विव्रत। संवृत का विलोम क्या होता है, विव्रत होता है। तो यहाँ पे जो है ये है बंद, तो बंद को क्या बोलेंगे, संवृत। और जो हमारा खुला हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, विव्रत बोलेंगे। ये चीज़ यहाँ से समझ में आई कि जो जीभ होती है अगर वो तालु के आगे वाले पार्ट को यहाँ पे रोक देती है, बंद कर देती है, तो उसे बंद कहेंगे, तो वो क्या कहा जाएगा, संवृत। अब आप ये मत बोलना कि सर आप बोल रहे हो बंद, जब जीभ बिल्कुल ही बंद कर देगी, उसको बिल्कुल बंद कर रखेगी, तो फिर हम बोलेंगे कैसे। बंद का मतलब होता है लगभग बंद। ठीक है, पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, लगभग बंद। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से खुला नहीं होगा, लगभग। मैं आपको लगभग शब्द लगा रहा हूँ इसीलिए कि आप अच्छे से समझ पाओ। ये ना सोचो कि सर ये तो पूरा ही बंद हो गया तो फिर हम इसको बोलेंगे कैसे। देखिए आपको समझ में आ गया, जो बंद होता है उसे संवृत कहते हैं, जो खुला हुआ होता है उसे विव्रत कहते हैं। तीसरी स्थिति जो आपकी बनेगी वो देखिए कैसे बनेगी। ये आपका हो गया तालु, ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, चलो उधर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिए, ये हो गया आपका तालु। जब हमारी जीभ ऐसे आई और इसने यहाँ से ऐसे बंद कर दिया, तीनों स्थिति समझिए। पहली स्थिति में बंद किया, संवृत हो गया। दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि मुख पीछे जीभ, देखिए यहाँ पे बंद कैसे होती है। जब आपने देखा होगा कि बचपन में जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, हम लोगों ने पिया, सब लोग पीते हैं, ज़बरदस्ती घर वाले पिलाते हैं दूध, ले बेटा दूध पी, तो हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा क्या करता है,
दूध तो पी लेगा लेकिन उसको मुंह में भरे रहेगा, मुख में क्या करता है उसको भर लेता है। वो क्या करता है कि इस वाले पार्ट को बंद कर देता है, जो पीछे वाला पार्ट है आपका वो इसे क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो गले तक तो दूध नहीं जाएगा लेकिन वो मुंह में अंदर रखे रहेगा, तो इसी को बोला जाता है खुला, इसे बोला जाता है बंद। अब देखिए ये तीसरी स्थिति क्या है, जब जीभ का पार्ट यहाँ से आया और यहाँ पे आके इसने रोक दिया। तो देखिए अब बात आती है कि ये वाला जो पार्ट था इसको हम पूरा बोल रहे थे ना, जो तालु थी इसे हम पूरा बोल रहे थे, तभी तो बोल रहे थे तालु। यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक पूरा था तालु। लेकिन अब क्या किया, बीच में बंद कर दिया। बीच में क्या कर दिया, बंद, यानी आधा बंद आधा खुला। ये चीज़ आप समझ गए होगे। देखिए आगे से आधा बंद, यहाँ से बीच से जाके आधा क्या है, खुला है। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट जो खुला है इसे हम क्या बोलेंगे, खुला है, तो इसे हम कहेंगे अर्ध खुला, यानी आधा को क्या कहा जाता है, अर्ध। या बोल सकते हो आप आधा खुला। और आप समझ गए होंगे कि खुला हम किसको बोल रहे थे, बिब्रत को बोल रहे थे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, अर्ध बिब्रत। क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, अर्ध बिब्रत। तो देखिए अर्ध बिब्रत किसे कहते हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। अर्ध बिब्रत यानी आधा खुला। अब देखिए ये तो आधा खुला है लेकिन यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये पीछे का क्या है, बंद है। तो अब हम इसको बोलेंगे आधा बंद, या हम ऐसे बोलेंगे आधा बंद। आधा बंद है ये, तो आधा बंद हो गया। तो अब आधा बंद, तो बंद हम किसको बोल रहे थे, समृत को बोल रहे थे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्ध समृत। अर्ध समृत। एक बार फिर से सुनिए, जहां पे मुख का आगे वाला हिस्सा बंद रहता है, तालु के आगे वाला हिस्सा बंद होता है, उसे बंद कहा जाता है। बंद को क्या कहा जाता है, समृत कहेंगे। इसमें देखिए पीछे जीभ का जो होता है, तालु इसे रोक देती है जीभ तालु को, तो उसे बोलते हैं खुला हुआ, क्योंकि यहाँ से ये देखिए खुला हुआ है, तो इसी को क्या बोला जाता है, बिब्रत बोला जाता है। जब जीभ बीच में रोक देती है, जब जीभ तालु के बीच में आके रोक देती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, आगे होता है क्या, खुला आधा खुला, और पीछे जाके यहाँ से देखिए आधा बंद हो गया, तो क्या बोला जाता है, आधा खुला आधा बंद। जो आधा खुला है उसको बोला जाता है क्या, बिब्रत। जो आधा बंद है उससे क्या बोला जाता है, अर्ध समृत। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ आगे कौन कौन से, अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, तो हम इसको कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। तो जो सबसे पहला आपका होगा, जो सबसे पहला होगा वो क्या होगा, समृत। क्या होगा बेटा, समृत, या आप इसको बोल सकती हो समृत को बंद, लगभग बंद। ये चीजें मैंने आपको अभी बताया था आगे। जो दूसरा आपका होगा वो क्या होगा, अर्ध समृत। अर्ध समृत, ये क्या होगा, अर्ध समृत, आप समझ ही गए होंगे, लगभग आधा बंद। और जो तीसरा आपका होता है वो होता है विव्रत। देखिए रटना नहीं है आपको, मैंने आपको फिर बोल रहा हूं, आप अगर इसको रटोगे तो आप अभी तो याद कर लोगे लेकिन भूल जाओगे। इसके आप बेसिक्स तो समझिए कैसे बने हैं ये। देखिए एक हो गया आपका विव्रत, और चौथा जो आपका होता है वो क्या होगा, अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत। अब इसको समझिए, देखिए अब हम बात आती है कि सर ये तो हमको पता चल गया कि बंद खुला कौन सा होता है, अर्ध विव्रत कौन सा होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन कौन से वर्ण कौन से होते हैं ये चीज़ आप समझिए। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि हमारा जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कि जो हमारा मुख होता है, जो हमारा मुख होता है वो सबसे ज़्यादा किस में खुलता है, जो हमारा मुख होता है वो सबसे ज़्यादा किस में खुलता है। अब बोल के देखिए, देखो जब हम माँ हमारी जो क्या करती हैं बचपन में, जो हमें क्या कराती हैं, कोई दवाई खिला रही होती हैं, या डॉक्टर हमें बोलता है दवाई खिलाने के लिए, तो वो हमसे क्या बोलता है, छोटे बच्चा होता है जो, या उससे क्या बोलेगा कि बेटा आ करो, बोलता है कि जो सबसे ज़्यादा मुख किस में खुलेगा, फिर
क्या बोलता है, बेटा आ करो, तो बच्चा पूरा मुंह खोल देता है, पूरा मुंह खोल देता है, तो उसी को क्या बोला जाता है। और हमने यहाँ पे खुला किसे माना है, विव्रत को माना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो खुला, जो खुला हमने माना है क्लोज या ओपन, वो किसे माना है, विव्रत को माना है। तो अब देखिए विव्रत में रख लीजिए बड़े आ को, क्या करिए, विव्रत में रख लीजिए बड़े आ को, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं, जब सबसे ज़्यादा जो मुख खुलता है वो बड़ा आ में खुलता है, आ ऐसे करेंगे हम तो मुख खुलेगा। तो देखिए बड़े आ को रख लीजिए आप विव्रत में। अब बात आती है कि जो छोटा होता है, अब आपको पता होगा कि जो अ होता है, मैंने आपको आगे बताया था कि अ प्लस अ से मिलके क्या बनाए आपका बड़ा आ, यानी आधा अ और ये वाला आधा अ मिलके तभी तो बना था बड़ा आ। जब बड़ा आ को हम पूरा खुला हुआ मान रहे हैं, उसे जब विव्रत में मान रहे हैं, तो अब देखिए विव्रत का ही आधा क्या है, अर्ध विव्रत। विव्रत का आधा क्या है, अर्ध विव्रत। तो हम छोटे आ को किस में मानेंगे फिर आपके, अर्ध विव्रत में। ये चीज समझ में आई, किस में मानेंगे आपको, अर्ध विव्रत में। अब देखिए आप क्या करिए, चारों लिख लिए हमने। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो लास्ट वाले चार होते हैं ए और ओ औ, जो लास्ट वाले चार होते हैं ए और ओ औ, इन चारों को हम अभी छोड़ देते हैं। अब बताइए कौन से वर्ड आपके बचे, कौन से स्वर बची, ए ई और ए कौन से बचे, ए ई और ओ ऊ। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक आपकी ए, एक आपकी ई, एक आपका हो जाएगा ओ, दूसरा क्या हो जाएगा ऊ। इसी में हम किसको रखेंगे, रे को भी रखेंगे। अब देखिए आप फिर से सुनिए कि जो विव्रत होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो हमने सबसे ज़्यादा मुख खुलता है तो आ में रख लिया। इसी का छोटा रूप अर्धविव्रत हो गया, अ में रख लिया। अब हमारे पास इन चारों को हमने छोड़ दिया था, ए और ओ को देखिए हमने इन चारों को छोड़ दिया था, लास्ट में हम इन लोगों को लिखेंगे। अब जो बचे आपके वो आपके किस में हो गए, समृद्ध में हो गए। बाकी अब देखिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिखिए एक ए, एक यहाँ पे लिख दीजिए ए, दूसरे ओ को लिख दीजिए आप इसमें, क्योंकि ये भी तो खा लिया भाई, इसी को तो भी कुछ देना है। तो दूसरे को लिख दिए इसमें और सबसे बड़े को इसमें लिख दीजिए। तो कौन सा हो गया आपका, देखिए एक बार अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए समृद्ध का मतलब होता है लगभग बंद, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख हमारा लगभग बंद रहे उसे समृद्ध कहते हैं। जिसमें थोड़ा सा बंद रहे, थोड़ा सा बंद रहे उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। जिसमें हमारा मुख खुला रहे उसे विव्रत कहते हैं। जिसमें विव्रत की अपेक्षा थोड़ा कम खुले उसे क्या कहते हैं, उसे अर्ध विव्रत कहते हैं। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। और समृद्ध कौन सा होता है, बंद। विव्रत कौन सा होता है, खुला। तो विव्रत खुला है तो कौन सा है, सबसे ज़्यादा मुख किस में खुलता है, बड़े आ में। तो ये क्या है आपका बड़ा आ। विव्रत का ही आधा क्या हो गया, अर्ध विव्रत। और जो आ बनता है वो किससे बनता है, आ या आ से मिलके बनता है। तो बा का किस में आ गया आपका, अर्ध विव्रत में आ गया। ऐसे ही देखिए जो आपका अर्थ समृद्ध है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाले होते हैं, पहले आप बीच में अ को लिखिए, फिर छोटे अ को लिख दीजिए, उसके बाद ए ई ओ और रे को सबसे ऊपर लिख दीजिए। जो लास्ट में जो बचे हैं उनको एक इसे दिए, या बड़े वाला इसको दिए, छोटा इसको दो, बड़ा वाला इसको दो। ये चीज़ समझ में आई आपको सभी को, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो समृद्ध होता है उसमें मुख बंद रहता है, विव्रत होता है जिसमें हमारा क्या होता है, मुख खुला रहता है। जो हाँ विव्रत का मुख हमारा खुला रहता है। जो अर्ध विव्रत होता है उसमें हमारा मुख आधा खुलता है, और जो अर्ध समृद्ध होता है उसमें लगभग मुख बंद रहता है। तो यहाँ तक आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने आपको देखो 5 प्रकार थे, पांचों बता दिए हैं। बाकी जो बचेगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आप देख लीजिए, स्वरों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्वरों को आज कंप्लीट कर देते हैं। बाकी जो अघोष सघोष प्राण अघोष क्या होता है ये सब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। कि यहाँ पे मैंने देखो उत्पत्ति के आधार पे आपको बता दिया, उच्चारण एवं मात्रा के आधार पे बता दिया, जीव के भाग के आधार पे बता दिया, तीसरा मैंने बताया था ओठों की स्थिति के आधार पे आपको बता दिया, और अभी जो बताया है विव मुखर
खुलने के आधार पे, या आप बोल सकते हो तालु की स्थिति के आधार पे। अब हम बात करते हैं कि जो स्वर होते हैं वो बोले कहाँ से जाते हैं, स्वर तंत्रियों के बारे में। तो जो हम स्वर बोलते हैं, तो यहाँ पे हम देखो लिख सकते हैं कि जो स्वर होते हैं, हम बोल सकते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। अब देखिए स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है, जो हमारी स्वर यंत्रियाँ होती हैं, वो कौन सी यंत्री काम करती है स्वरों में, कौन से स्वर में, तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि मैंने देखो अभी आपको बताया था कि जो सबसे पहले आपका होता है वो होता है कंठ, दूसरा जो आपका होता है वो होता है क्या, तालु, उसके बाद जो होता है आपका क्या होता है, मूर्धा, मूर्धा के बाद आपका आता है दंत, दंत के बाद आपका आता है ओष्ठ। एक बार फिर से सुनिए, सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद आपका आएगा तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद आपका क्या आता है, ओष्ठ आता है। तो देखिए अब जिसको हम क्या करेंगे कि जिसे हम जो कंठ को, जो स्वर यंत्री हमारे कंठ को टच करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, कंठय ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनि, कंठय ध्वनि। और जो तालु को टच करेगी उसे क्या बोलेंगे, तालव्य ध्वनि। और जो हमारी मूर्धा को करेगी उसे बोलेंगे मूर्धन्य, जो हमारी मूर्धा को टच करेगी उसे मूर्धन्य। और जो दंत को करेगी और जो ओष्ठ को करेगी इसे बोलेंगे दंत, दंत बोल सकते हैं इसे, दंती बोलेंगे। और जो ओष्ठ है इसे बोलेंगे हम ओष्ठ है, क्या बोलेंगे, ओष्ठ है ध्वनि। अब देखिए आप एक चीज़ समझिए कि जो कंठ से कंठ है, तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन, दंत से दंती बोलेंगे, ओठ से क्या बोलेंगे, या दंत वाले को हम दंतव्य भी बोल सकते हैं, दंतव्य, दंतव्य ध्वनि। एक मिनट देखना ये, हाँ हो गया, इसे हम बोलेंगे दंतव्य ध्वनि। अब देखिए सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि जो हम अ या आ कितने थे, 11 थे, उनको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। पहले में हम कैसे लिखेंगे, अ या आ को लिखेंगे, दूसरे में हम लिखेंगे क्योंकि ये एक ही वर्ण के हैं, सजाती हैं, तो इसको हम एक ही वर्ग में लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे हम ए को, तीसरे में लिखेंगे उ, चौथे में हम आपको लिखेंगे रे, उसके बाद आपका क्या होगा ए, उसके बाद आपका ओ औ। अब आप समझिए सबसे पहले कौन सा यंत्र होता है, कंठ, दूसरा तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो जो सबसे पहले है अ आ, जो हम देखो बात करते हैं अ आ, ऐसे आप गले को दबाओगे अ आ, तो स्वर यंत्री कहाँ से निकल रही है, गले से निकल रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी ध्वनि है, यह है कंठय ध्वनि। कौन सी ध्वनि है, कंठय ध्वनि। जो ध्वनि कंठ से बोली जा रही है तो कौन सी ध्वनि है, कंठय ध्वनि। अब बात आती है ए और ई की, देखो हम जब ई तो हमारी जीभ ऊपर टच करती है, बीच वाला पार्ट ऊपर टच करता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, तालव्य ध्वनि। कौन सी, तालव्य ध्वनि, क्योंकि ये कहाँ से बोली जा रही है, तालु से, तो तालु को टच कर रही है तो कौन सी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी ध्वनि कहाँ से है, ठीक है। जैसे उ और उ, ये तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने बताया था आपको व्रतमुखी, तो व्रतमुखी में उ और उ बताया था, तो व्रतमुखी का मतलब ही क्या था, जो ओठों को गोलाकार करे। ये कौन सी ध्वनि है आपकी, ओष्ठ है। कौन सी ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि। अब देखिए जो रे होती है, रे, जब हम रे बोल रहे हैं, देखिए बोल के देखिए रे, जब आप रे बोलोगे तो जीभ का जो आगे वाला पार्ट होता है वो रे दांतों के ऊपर चला जाता है, ऊपर वाले दांतों के जो मसूड़े होते हैं वहां पे टच करता है, तो इसीलिए इसको कौन सी ध्वनि बोला जाएगा, मूर्धा को टच कर रहा है, तो मूर्धन्य ध्वनि। यहाँ पे लिखेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य ध्वनि। देखिए फिर से सुनिए, अया कंठ से बोला जाता है कंठ ध्वनि, ए या ई तालव्य ध्वनि, ओ उ ओठ से बोला, ऊठ को टच कर रहा है तो ओष्ठ ध्वनि, रे आपको मूर्धन ध्वनि। अब बात आती है ए और औ की,
ये चीज़ आप अच्छे से समझिए, ए और अ को। अब देखिए जो हमने ए बनाया था, वो ए हमारा बना कैसे था? ए कैसे बना था? ए वाला जो बना था वो कैसे बना था? एक तो उसमें क्या था? अ था। दूसरा क्या था? ए था। तभी तो ए बना था। जब हमने अभी हमने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पे, तो मैंने आपको बताया था कि जो अ और इस से मिलकर बना था आपका क्या? छोटी ए। तो देखिए ए का जो है ए किससे बोला जाता है? कंठ से। जो अ बोला जा रहा है वो किससे बोला जा रहा है? कंठ से। और जो अ है कंठ से हो गया, जो ए है आपका किससे है? तालु से है। तो जब हम इन दोनों को जोंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। क्योंकि देखिए अ है आपका कंठ से है, ए है आपकी तालु से। तो जो ए ऐ होगा वो कौन सा होगा? कंठ तालव्य ध्वनि होगी। कौन सी होगी? कंठ तालव्य। फिर से सुनिए, जो ए ऐ ओ औ ये कैसे हैं? ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। मैंने आपको अभी बताया था अ और ए से मिलके क्या बना था आपकी? ए बनी थी। तो जो अ है वो आपका कंठ से था, जो छोटी ए थी वो तालु से थी। जब दोनों को डोंच करेंगे, जॉइंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ऐसे देखिए ओ और अ को। अब देखिए ओ और अ को। तो देखिए ओ और अ को। अब देखिए जो ओ बनाया था वो कैसे बनाया था? एक तो आपका क्या था? छोटा अ। और दूसरा क्या था? छोटा ओ। यही तो था। जब हमने आपको संयुक्त स्वर कराए थे तो उसमें आपको बताया था कि जो ओ बनता है वो किससे बना था? छोटे अ और छोटे ओ से। अब देखिए यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि जो अ है वो किससे बोला जा रहा है? कंठ से बोला जा रहा है। और जो आपका छोटा ऊ है वो किससे बोला जा रहा है? ओठ से बोला जा रहा है। ओष्ठ। तो जब इन दोनों को जोंट करेंगे तो आपकी कौन सी ध्वनि बन जाएगी? कंठोष्ठ ध्वनि। कंठोष्ठ ध्वनि। ये चीज़ आपको देखो सबको समझ में आया होगा कि जो स्वरों का उच्चारण के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं कि जो अ या आ है वो कंठ से बोला जाएगा, ए और ई होगा तालव्य से, ओ और उ ओष्ठ से, रे आपका किससे हो गया? मूर्धन्य से, ए ऐ किससे हो गया? कंठ तालव्य से, ओ औ किससे हो गया? कंठोष्ठ। यानी कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ। एक बार मैं देखो आपको रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। देखो मुख्य विवर के आधार पे मैंने आपको बता दिया, समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत। समृत होता है मुंह लगभग बंद रहे। अर्धसमृत होता है लगभग मुंह थोड़ा बंद रहे, थोड़ा बंद रहे। जो विव्रत होता है इसमें खुला रहेगा थोड़ा। इसमें क्या होगा? इसमें विव्रत की अपेक्षा और थोड़ा कम खुला रहेगा। तो ये आपके कौन कौन से होते हैं? ए या ई, उ और ऊ। इसमें देखिए आपकी री, ए या आपको किसमें हो जाते हैं? अर्धसमृत में। विव्रत में आपका बड़ा आ हो जाता है। और अर्धविव्रत में आपका छोटा अ, बड़ी अ और बड़ा औ। इससे पहले देखिए मैंने बताया था आपको ओष्ठाकृति के आधार पे। तो ओष्ठ प्लस आकृति के आधार पे बताया था। एक होता है आपका अव्रतमुखी, दूसरा होता है व्रतमुखी। जो छोटा अ होता है वो आपका कैसा होता है? उदासीन होता है। तो आपका जो अव्रतमुखी होता है जिसमें ओठ कैसे रहें? फैले हुए रहें, गोल वृत्ताकार ना बने। तो ए ई ए ए और रे और बड़ा आ। और इससे पहले आपका था जीभ के भाग के आधार पे। एक था आपका अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो अग्रस्वर होता है वो जीभ के आगे भाग से, जो मध्य स्वर है बीच वाले भाग से, जो पश्च स्वर है वो जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जाता है। ठीक है। और उच्चारण के स्थान पे आपने देख ही लिया था कि जो मूल स्वर होते हैं उसी को ह्रस्व स्वर कहा जाता है, उसी को एकमात्रिक स्वर कहा जाता है। जो आपकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ स्वरों से ये संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और प्रयुक्त स्वर मैंने आपको बता दिया कितने होते हैं? 8 होते हैं। 7 दीर्घ हो गए, एक आपका अ होता है। और स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पे आप देखिए। उत्पत्ति के आधार पे मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? दीर्घ और संयुक्त। तो दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। और आपका ये संयुक्त स्वर में ए ऐ ओ औ। तो आज की क्लास छात्रों हम यहीं तक रखते हैं। और आगे वाली क्लास
जो होगी वो आपकी स्वरों के बारे में होगी, सॉरी व्यंजनों के बारे में होगी। और जो भी क्वेश्चन इससे रह जाएंगे स्वरों से, वो टोटल आपको मैं अगली वाली क्लास में करा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो पिछली वीडियो है इससे पीछे आगे वाली, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपका बेसिक और अच्छे से तैयार हो जाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें। धन्यवाद।